नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों में से एक यानी अमेरिकी सरकार आखिर काम कैसे करती है? चलिए आज इसकी अनूठी और थोड़ी जटिल बनावट को समझते हैं। देखिए, शक्ति एक बड़ी खतरनाक चीज है। तो अमेरिका को बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो ताकतवर तो हो पर इतनी भी नहीं कि वो तानाशाही बन जाए। और उनका जो समाधान था वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। उनका जवाब था, शक्ति को बांट दो। उन्होंने सरकार को 3 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दिया और ये पक्का किया कि ये तीनों हिस्से हमेशा एक दूसरे के साथ एक तरह की खींचतान में रहें। इसी को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो चलिए इस पूरी प्रणाली को एक एक करके समझते हैं। हम सरकार की 3 शाखाओं से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट कैसे अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब कुछ एक 2 दलीय प्रणाली के अंदर कैसे काम करता है। तो अमेरिकी सरकार की पूरी नींव असल में 3 खंभों पर टिकी है। पहली है कार्यकारी शाखा यानी राष्ट्रपति और उनका प्रशासन, दूसरी है विधायी शाखा यानी कांग्रेस, और तीसरी है न्यायिक शाखा यानी देश की अदालतें। ये तीनों मिलकर एक दूसरे की ताकत को बैलेंस करती हैं और एक दूसरे पर नजर रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शाखा की, जिसके सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति। ये पद सिर्फ देश के मुखिया का नहीं है, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी को चलाने का भी है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। कांग्रेस जो भी कानून बनाती है उसे लागू करवाने का काम भी उन्हीं का है। साथ ही सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। और एक दिलचस्प बात, उनका चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं होता, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से होता है। और हाँ, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अच्छा, अब आते हैं उस शाखा पर जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, यानी कांग्रेस। देश को चलाने वाले जितने भी नियम कानून हैं वो सब यहीं से बनकर निकलते हैं। लेकिन कांग्रेस कोई एक अकेली संस्था नहीं है। इसे जानबूझकर 2 हिस्सों में यानी 2 सदनों में बांटा गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सत्ता किसी एक जगह जमा न हो और नागरिकों का प्रतिनिधित्व भी अलग अलग तरीकों से हो सके। इसी सिस्टम को कहते हैं बायकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय व्यवस्था। ये 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाउस, जहां सदस्य आबादी के हिसाब से चुने जाते हैं, वो सीधे सीधे आम लोगों की आवाज है। वहीं सीनेट, जहां हर राज्य से 2 सदस्य आते हैं, वो राज्यों के हक की बात करती है। इनकी शक्तियां भी अलग अलग हैं। जैसे पैसों से जुड़ा कोई भी बिल हमेशा हाउस से ही शुरू होगा, तो वहीं राष्ट्रपति जिन बड़े अधिकारियों को चुनते हैं उन्हें मंजूरी देने का काम सीनेट का है। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी शाखा की, न्यायिक शाखा, जिसकी कमान है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में। इसका काम शायद सबसे अहम है, ये देखना कि देश का हर कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। इसीलिए इसे संविधान का आखिरी रक्षक भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज होते हैं, और देखिए यहां भी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कितना मजबूत है। इन जजों को चुनते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन सीनेट की मंजूरी के बिना कोई भी जज अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का चुनाव नहीं होता, उनकी नियुक्ति होती है, और वो भी जिंदगी भर के लिए। सोचिए, ऐसा क्यों? वजह यह है कि उन्हें किसी को खुश करने या चुनाव जीतने की चिंता न हो। वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के सिर्फ और सिर्फ कानून के आधार पर अपने फैसले सुना सकें। अब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हर केस सुनती है। हर साल हजारों मामले उसके पास आते हैं, लेकिन कोर्ट उनमें से बहुत कम, सिर्फ कुछ 100 मामलों को ही सुनवाई के लिए चुनता है। और ये चुनने की प्रक्रिया एक खास आदेश के जरिए होती है, जिसे कहते हैं रिट ऑफ सर्टियोरारी। इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत से केस की फाइलें मंगवाकर उसकी समीक्षा कर रहा है। तो अब तक हमने तीनों शाखाओं को अलग अलग समझा, लेकिन असली मजा तो ये देखने में है कि ये तीनों मिलकर कैसे काम करती हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे पर लगाम कैसे कसती हैं। यहीं पर नियंत्रण और संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस का शानदार सिस्टम काम आता है। एक कानून बनने की कहानी को ही देख लीजिए। मान लीजिए कांग्रेस ने कोई बिल पास कर दिया, पर वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दें। राष्ट्रपति चाहे तो उसे वीटो करके रोक सकते हैं, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अगर कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा सदस्य चाहें तो वो राष्ट्रपति के वीटो को भी पलट सकते हैं। और मान लीजिए कानून बन भी गया, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसे ये कहकर रद्द कर सकता है कि यह संविधान के खिलाफ है ना? कमाल का
और ये बात इस कोर्ट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। मतलब हर किसी की अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। अदालतें कानून बना नहीं सकती, वो काम कांग्रेस का है, और ना ही वो कानूनों को लागू करवा सकती हैं, वो काम राष्ट्रपति का है। शक्तियों का ये साफ साफ बंटवारा ही किसी एक शाखा को बहुत ज्यादा ताकतवर होने से रोकता है। सरकार की इस बनावट में एक और मजेदार परत है, और वो है अमेरिका की 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली। चलिए देखते हैं कि ये सत्ता की टीमों का खेल कैसे चलता है। अमेरिकी राजनीति के अखाड़े में यूं तो कई पार्टियां हैं, लेकिन 2 बड़े खिलाड़ी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। पिछले लगभग 150 सालों से सत्ता के लिए असली मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होता आया है। लेकिन ये सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी जड़ें अमेरिका के शुरुआती दिनों में हुए राजनीतिक मतभेदों में हैं। समय के साथ पार्टियां बनी और बिगड़ी, और फिर सिविल वॉर के बाद आज की जो 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, उनका दबदबा पक्का हो गया। अगर हम तारीखों की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की औपचारिक शुरुआत 1828 में हुई थी, और उसके कुछ सालों बाद 1854 में रिपब्लिकन पार्टी बनी। तब से लेकर आज तक ये दोनों ही अमेरिकी राजनीति की धुरी बने हुए हैं। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सरकार के शाखाओं और राजनीतिक दलों के बीच लगातार चलने वाली ये खींचतान, क्या ये देश में स्थिरता बनाए रखने का एक सोचा समझा डिजाइन है, या फिर ये एक ऐसी रेसिपी है जिससे देश का काम ठप पड़ जाता है?